हेलो प्यारे बच्चों, आज दूसरा सेशन फिलिप्स का लेकर आए हैं क्लास 12th के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें पहला चैप्टर है आपका विलियन। क्या है बच्चों? विलियन। तो आइए फर्स्ट चैप्टर के जो आपके फिलिप्स हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला फिलिप्स है आपका, एक आदर्श विलियन वह है जो सभी परिस्थितियों में डैश नियम का पालन करता है। तो बच्चों, आदर्श विलियन जो है वह किस नियम का पालन करता है? तो यहाँ पर आएगा राउल्ट के नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? थोड़ा सा राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगला है विलियन जिसके परासरण दाब समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समपरासरी विलियन कहते हैं। तो पहले में आ जाएगा राउल्ट, दूसरा हो जाएगा कौन सा विलियन? समपरासरी विलियन कहते हैं। तीसरा है अणु संख्या गुणधर्म विलियन के निश्चित आयतन में डैश के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो किसकी कणों की संख्या पर? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला है डैश विलियन में निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा अधिक नहीं घोली जा सकती। तो कौन से विलियन में नहीं घोली जा सकती? तो बच्चों, संतृप्त विलयन में विलय के पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। अगला है अर्धपारगम झिल्ली से केवल डैश के अणु पार हो सकते हैं। तो किसके अणु पार हो सकते हैं? विलायक के अणु पार हो सकते हैं। अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल विलायक के अणु ही पार हो सकते हैं, विलय के अणु पार नहीं होते। ठीक है बच्चों। तो अगला दूसरा चैप्टर है आपका विद्युत रसायन। सेकंड चैप्टर जो है आपका विद्युत रसायन। अब हम इसके फिलिप्स देखेंगे। अगला है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तनुता बढ़ाने पर डैश चालकता घटती है। यदि हम किसी विलयन को तनु करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो उससे कौन सी चालकता घटेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जो है वह घट जाएगी। अगला है एसिटिक अम्ल एक डैश विद्युत अपघट्य है। कौन सा विद्युत अपघट्य है? तो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। एसिटिक अम्ल जो है वह कैसा है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अगला है विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर विलयन का प्रतिरोध जो है घटता है। चौथा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव डैश माना गया है। कितना माना गया है बच्चों? 0 माना गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो है वह क्या होता है? 0 होता है। अगला है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगला है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आपका अगला चैप्टर जो है वो है क्या है? काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। अब हम इसके आंसर देखेंगे। पहला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों? वो होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र होता है। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई है वह क्या होती है? तो होती है वह सेकंड इनवर्स। अगला है अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। तीसरा वाला जो है उसका हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है। चौथा, अभिक्रिया की डैश का मान 0 नहीं हो सकता। तो किसका मान 0 नहीं हो सकता?
तो चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आणविकता। आणविकता का जो मान है वह शून्य नहीं हो सकता। अगला है एथिल एसीटेट का जल अपघटन डैश कोटि की अभिक्रिया है। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है यह? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन जो है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगला है प्रकाश संश्लेषण एक डैश अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वह कौन सी अभिक्रिया है? शून्य अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? शून्य अभिक्रिया है। अगला वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है वो क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल। क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल, जिसे हम T½ से डिनोट करते हैं। अगला है, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 8वां जो है वह है दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? 8वें का अभिक्रिया की कोटि। क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अगला है उसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र और प्रति अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का जो अनुपात है वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक कहलाता है। अगला है 10वां डैश अभिकारक या क्रियाफलन की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होगा। तो कौन निर्भर नहीं होगा बच्चों? तो इसमें कह भरेंगे हम दर स्थिरांक जो है, दर स्थिरांक अभिकारक के या क्रियाफल की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होता। अगला है एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगला है अणु संख्यता सदैव कैसी होती है? तो अणु संख्या सदैव पूर्णांक में होती है। अगला आर्यनीय समीकरण के द्वारा मतलब डैश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आर्यनीय समीकरण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो k बराबर a e⁻⁻e0 RT, ये क्या है? आर्यनीय समीकरण है। अगला अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आणविकता कहते हैं। अगला तीव्र अभिक्रिया डैश सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो 10⁻−12 10⁻−12 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम। तो अगला चैप्टर है आपका डी और एफ ब्लॉक तत्व, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं वो क्या कहलाएंगे? अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला है अधिकांश संक्रमण तत्व डैश चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो कौन सा चुंबकीय गुण दर्शाते हैं? अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगला है परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लैंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्रमशः कैसा होता है? तो घटता जाता है, मतलब कम होता जाता है। अगला है जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। अगला है संक्रमण तत्व और उनके यौगिक डैश का कार्य करते हैं। तो संक्रमण यौगिक जो है अपन ने गुण में पढ़ा है ना कि कौन सा काम करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला है अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डैश है। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम आपको बताते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का जो रासायनिक सूत्र है वह KMnO4 है। अब हम छठवां देखेंगे, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है
तो अंतः संक्रमण तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या हो जाएगा? छठवें का 6 वाले का जो आंसर है वो हो जाएगा n-2f। एक से लेके कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 1 से लेके 14 तक। फिर n-1 इंटू डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 1 से लेके 10। उसके बाद ns2, एक क्या 0 भी कर सकते हैं यहाँ पर, 0 से लेके 10 और ns2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला चैप्टर है आपका उप सहसंयोजी यौगिक। क्या है? उप सहसंयोजी यौगिक। तो इनके खाली स्थान अब हम देखेंगे। वे यौगिक जिनमें डैश कार्बनिक समूह के कारण समूह के साथ कार्बन जुड़ा रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। तो वे यौगिक जिनमें धातु कार्बनिक समूह के साथ कार्बन से जुड़ा रहता है वो क्या कहलाएंगे? कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। दूसरा है सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल यौगिक क्या है? तो क्या है वह? क्लोरोफिल। हरे पौधों में क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है। विटामिन B12 किसका संकुल लवण है? तो यह है कोबाल्ट। किसका संकुल लवण है? कोबाल्ट का। अगला है EDTA लिगेंड है। तो कौन सा लिगेंड है EDTA? बहुदंतुर लिगेंड है। अगला 5वां देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्मदाता। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता जो है वह लिगेंड कहलाते हैं। अगला लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य कौन सा बंध बनता है? तो उप सहसंयोजी बंध बनता है। उप सहसंयोजी बंध जो है वह बनता है। अगला है प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक क्या है? तो वह है टेट्रा एथिलीन लेड। क्या है? टेट्रा एथिलीन लेड। ये क्या है? प्रस्फुटन रोधी पदार्थ है। अगला है उपसहसंयोजकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपसहसंयोजकता का सिद्धांत जो है बर्नर ने दिया था। अगला फेरोसीन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल के रिंग जो है वो किस परमाणु में होता है? तो आयरन में होता है Fe। और हीमोग्लोबिन का आयरन का डैश यौगिक है। तो कौन सा यौगिक है? संकुल यौगिक है। इसमें ये यहाँ पर आंसर भी टाइप हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आपका। अगला चैप्टर है हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन। चलिए इस चैप्टर के फिलअप्स की तरफ बढ़ेंगे। पहला है आपके स्क्रीन पर सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो सेंडमेयर अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है वह होता है क्लोरो बेंजीन। अगला है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का जो सूत्र है वह क्या होता है? क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर जो उत्पाद बनता है वह है COCl2। वह क्या है? COCl2। एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होगा? R×X। R-X जो है वह एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र हो जाएगा। अगला है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस बनती है। वह गैस कौन सी होती है? तो वह गैस होती है आइसोसाइनाइड।
कौन सी गैस होती है? आइसोसाइनाइड। अगला है क्लोरीटोन उच्च कोटि का डैश है, तो वह क्या है? एक निद्रा कारक है। क्या है? निद्रा कारक है। क्लोरीटोन जो है वह निद्रा कारक होता है। फ्रियोन या प्रशीतक का सूत्र है, तो ये क्या है? CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। SN1 अभिक्रिया जो है वह कितने पदों में होती है? तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया जो है वह एक ही पद में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगला चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चलिए बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला रिक्त स्थान जो है, डैश की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक जो है वह उच्च होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक जो है वह उच्च होता है। अगला है प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? एल्किन बनता है। एल्किन बनता है। अगला ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेट HCl का मिक्सचर होता है। अगला है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? तो बेंजीन बनेगा, C6H6 बनता है। अगला है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर डैश बनाता है। क्या बनाता है? तो यह बेकेलाइट बनाता है। क्या बनेगा दोस्तों? बेकेलाइट बनेगा। अगला है लकड़ी के भंजक आसवन से डैश एल्कोहल प्राप्त होता है। तो कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है? मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। फिनॉल का स्वभाव होता है, तो कैसा होता है? एसिडिक होता है। फिनॉल का जो स्वभाव है वह एसिडिक होता है। अगला है ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। अगला द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर डैश प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। अगला निश्चेतक के रूप में डैश का यूज़ किया जाता है, तो ईथर का यूज़ किया जाता है। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या देता है? तो वह क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। अगला फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? यूरोट्रोपिन। अगला कीटोन अपचयित होकर कौन सा एल्कोहल देता है? तो 2 डिग्री या सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। अगला कीटोन का क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से कैसा होता है? उच्च होता है। अगला एल्डिहाइड एवं कीटोन में डैश समूह उपस्थित होता है। तो कौन सा समूह होता है? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अगला है कीटोन क्लेमेंशन अपचयन पर क्या देता है? तो एल्केन देता है। एल्केन देता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर वसा प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? एल्केन के समान ही एल्कोहल के समान ही होती है। अगला है टोलेन अभिकर्मक क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अमोनिया में
सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जो विलयन है वह टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। लाल चींटियों से क्या प्राप्त होता है हमें? तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है लाल चींटी से। अगला, वे एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डोल संघनन देते हैं जिनमें डैश उपस्थित होता है। तो जिनमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका नाइट्रोजन युक्त यौगिक। नाइट्रोजन युक्त यौगिक या कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से हैं। एमीन की क्षारकीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित डैश के कारण होती है। तो किसके कारण होती है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म के कारण होती है। अगला है, स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल साइनाइड को डैश में परिवर्तित किया जाता है। तो किसमें? एल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है। अगला, कार्बिल एमीन परीक्षण केवल कौन से 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन देते हैं। अगला, एमीन में C-H बंध के अमोनिया द्वारा विदलन डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अमोनी अपघटन कहलाता है। अमोनी अपघटन कहलाता है। अगला, शुद्ध एमीन डैश होती है परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर वह रंगीन हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा रंगहीन होती है, और जैसे ही हम उसको वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं तो वह कैसी हो जाती है? रंगीन हो जाती है। अगला, छठवां देखेंगे। एनिलीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर डैश प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगला है, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का जो उत्पाद है वह क्या है? 7वें का जो आंसर हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट। 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 अगला है, एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। नवा है, मिथाइल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय होता है। कैसा होता है? अधिक क्षारकीय होता है। लास्ट है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ है। अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर जो है हमारा वह है जैव अणु। चलिए जल्दी से इसके फिलअप्स भी देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त कौन सा सैकेराइड है? यह मोनोसैकेराइड है, क्योंकि ग्लूकोज में जो है एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, इसलिए यह कैसा है? मोनोसैकेराइड है। अगला, अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला जो बंध है वह कौन सा बंध कहलाता है? तो पेप्टाइड बंध कहलाता है। अगला, विकृतीकृत प्रोटीन की डैश संरचना का प्रभावित नहीं करता। प्रोटीन की कौन सी संरचना बच्चों? तो प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं करता। अगला, प्रोटीन डैश का बहुलक है। तो किसका बहुलक है? अमीनो एसिड्स का बहुलक है। प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो एसिड का बहुलक है। अगला, डैश डीएनए में नहीं पाया जाता। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल जो है वह डीएनए में नहीं, आरएनए में पाया जाता है।
अगला, विटामिन ए की कमी से आँखों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है। अगला 7वां अपन देखेंगे, डैश रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो कौन सा? फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो है वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा, इसी को ग्वाइटर बोलते हैं, इसी को गलघोंटू बोलते हैं। तो ये कौन सा है? विटामिन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अगला है, डैश हार्मोन रक्त की शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। तो कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। अगला लास्ट है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पूरी केमिस्ट्री की बुक के सारे रिक्त स्थान जो हैं वो मैंने एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और पूरी उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस से आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आगे इसी सीरीज़ में हम आपको कल एक वाक्य में उत्तर दो भी पूरे चैप्टर्स के एक साथ करवाएंगे। साथ में 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे, और लिखने का तरीका भी बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी किस तरीके से लिखनी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो बेटा, आप ऐसी ही क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी बच्चे मेरा ये कलेक्शन देख रहे हैं वो प्लीज़ अपने दोस्तों को या अपने ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।